हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सरकार के बारे में कि सरकार होती क्या है और कैसे काम करती है। सामान्यतः हम बात करते हैं सरकार की तो लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टी को बोल देते हैं या फिर जो भी पार्टी है या फिर जो भी पक्ष है, जो भी सत्ता में है, उसको हम बोल देते हैं कि ये इसकी सरकार है। पर सरकार एक्चुअल में होती क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सरकार है वो क्या होती है। तो सरकार को हम तीन चीजों का मिला जुला रूप बोलते हैं। ठीक है, कि तीन चीजों से मिलकर सरकार बनती है। कौन सी? एक तो व्यवस्थापिका या विधायिका या फिर संसद बोल दो। ठीक है। दूसरा आपका कार्यपालिका। ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपने न्यायपालिका। देखिए, इनसे मिलकर क्या बनती है, आपकी सरकार बनती है। सामान्यतः सरकार अपन बोलते हैं किसी भी पार्टी की सरकार होती है या फिर कोई भी पार्टी है वो पक्ष में होती है या फिर सत्ता में होती है, उसको हम बोल देते हैं कि हम इस सरकार को देखते हैं या फिर ये सरकार होती है। पर सामान्यतः जो चीजें होती है वो ऐसी नहीं होती। देखिए, सरकार है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों के आधार पर आपके पूरे देश की है वो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चलती है। ठीक है। कैसे आपका प्रशासन काम करेगा, वो इन्हीं तीनों के आधार पर करता है। देखिए कैसे बताता हूं मैं। देखिए, व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन क्या हो गए, एक संस्था हो गई। अपन मान सकते हैं कि सरकार एक ऐसी संस्था है जिसमें तीन लोग काम करते हैं। अब वो तीन लोग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका हो गई आपकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, अब इन तीनों का काम क्या है, अलग अलग है। तीनों का क्या काम है वो देखते हैं अपने। तो जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, उसका काम क्या हो गया? कानून बनाना। ठीक है। कार्यपालिका का काम हो गया कानून को लागू करना। ये हो गया आपका कार्यपालिका का काम। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? कानूनों की समीक्षा करना। समीक्षा का अर्थ है जांच करना। ठीक है। अब देखिए, व्यवस्थापिका का काम क्या हो गया? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम हो गया कानूनों की समीक्षा करना या फिर कानूनों की जांच करना। ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिलकर है क्या बनाती हैं? सरकार बनाती हैं। और इस रूप से सरकार चलती है। आपके लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कैसे वो लागू होते हैं और कैसे वो उनकी जांच हुई होती है, उनके बारे में हम इस टाइप से जानेंगे। देखिए, अपन धीरे धीरे एक एक चीज को लेते हैं, समझते हैं चीजों को, जिससे क्या हो, आसानी हो हमारी सरकार कैसे काम करती है उसको जानने में। ठीक है। तीन चीज हो गई, व्यवस्थापिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। अब एक एक चीज को लेते हैं। पहला लेते हैं अपन व्यवस्थापिका। या विधायिका या फिर संसद। ठीक है। इसे अब देखते हैं अपने। व्यवस्थापिका बोलो, विधायिका बोलो, चाहे संसद बोलो, एक ही बात है। हर जगह अगर नाम अलग अलग आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये संस्था ही अलग हो गई, ये एक ही संस्था है। अब देखिए, इसका काम क्या हो गया? काम हो गया इसका कानून बनाना।
अब आपको ये पता है कि कानून बनाते कौन है। अगर संसद में बैठे हैं तो कानून कौन बनाएंगे? सांसद बनाएंगे, जो हमारे द्वारा चुन के भेजे गए हैं वहां पर। ठीक है। अब लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति, ये संसद के क्या होते हैं? भाग होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है। जो भी कानून बनते हैं वो इन्हीं के आधार पर बनते हैं। ठीक है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। अब देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, ये दो तो हो गए आपके सदन। किसके? संसद के बोलते हो, व्यवस्थापिका या फिर विधायिका। ये दो सदन हो गए किसके? आपकी संसद के। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति सिर्फ इनके द्वारा जो कानून है बनाए जाते हैं, उन कानूनों की जांच होने के पश्चात जब वो कानून लागू होने होता है तो वो राष्ट्रपति के पास क्या होता है? हस्ताक्षर के लिए, साइन के लिए जाता है। और राष्ट्रपति की साइन के बाद में वो कानून बनता है। उससे पहले कोई भी कानून क्या होता है? विधेयक होता है। ठीक है। अब लोग हैं विधेयक और विधायक में भी अंतर नहीं समझते कि विधेयक और विधायक क्या होते हैं। विधेयक और विधायक में भी अंतर नहीं पता किसी को, और दोनों क्या समझते हैं? एक ही समझ लेते हैं। तो विधायक होते हैं जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनको अपन विधानमंडल के सदस्यों को बोल देते हैं विधायक, जिसमें आपकी विधान परिषद और विधानसभा आती है। ठीक है। और विधेयक कानून को बोलते हैं। ठीक है। जो भी कानून है वो लागू होने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है। ठीक है। संसद में आपका जो कानून बनाया जाता है, ठीक है, उसको अपन विधेयक बोलते हैं। और उसको अपन कानून कब बोलते हैं? जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी साइन हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या बनता है? कानून बनता है। उससे पहले वो होता है विधेयक। और विधायक क्या होते हैं? विधानमंडल के सदस्य होते हैं। विधानमंडल में आपकी दो चीजें आती हैं, एक तो आती है विधानसभा और दूसरी आती है विधान परिषद। ठीक है। चलो इनके बारे में अपन ज्यादा डिटेल नहीं देखते हैं, इनको अपन राज्य सरकार के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है। विधायक और विधेयक के मध्य क्या अंतर होता है वो इससे पता चल जाता है। ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा। तो लोकसभा है और राज्यसभा है, ये दो हो गए सदन, और राष्ट्रपति एक अलग इसका अंग हो गया। लोकसभा में क्या होता है? सांसद। राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? संसद के सदस्य हैं, और संसद के सदस्य कहलाते हैं सांसद। ठीक है। तो लोकसभा में पहले कोई कानून आएगा या फिर विधेयक को लेकर मांग उठेगी। अब विधेयक को लेकर मांग उठ रही है तो जाहिर सी बात है वो जनता के लिए जरूरी होगा, जनता के लिए आवश्यक होगा, इसीलिए उसकी मांग उठ रही है। तो उस विधेयक को पहले कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? लोकसभा में। और ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही किया जाए, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में कोई विधेयक आता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है। परंतु देखो, अगर अपन ऐसे देखें, क्रम से देखें, तो लोकसभा में क्या होता है? पहले विधेयक प्रेषित कर दिया अपन ने, यहां से पारित होने के बाद में जाएगा वो कहां पर? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा क्या करती है? उसकी जांच करेगी। राज्यसभा क्या करेगी? उसकी जांच करेगी। और जांच के दौरान यदि उस विधेयक में क्या होगा? कोई गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ को जांच पाने के बाद में ये हो सकता है उसको वापस लौटा दे लोकसभा में। अब लोकसभा में वापस विधेयक आ गया, राज्यसभा में जाके वापस मान लो कोई गड़बड़ी के चलते
वापस आ गया विधेयक यहाँ पर, और इस विधेयक के में अंदर क्या होगा, पुनर्विचार होगा या फिर उसको संशोधित किया जाएगा। संशोधित का मतलब उसमें कुछ सुधार किए जाएंगे जो भी उन्होंने गलतियां बताई है, किसने, राज्यसभा ने। अब उनको सही करके वापस कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा। अब यहाँ पर फिर उसकी क्या होगी, जांच होगी। यदि उस उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है या फिर वो एकदम सही है विधेयक, तो उसके बाद में वो पारित होने के बाद में कहा जाएगा, राष्ट्रपति पर जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद में वो क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब देखिए, लोकसभा में कोई विधेयक प्रेषित होगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने बोल दिया, जैसे ये सड़क सुरक्षा कानून है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि सड़क सुरक्षा कोई कानून है या सड़क सुरक्षा से रिलेटेड कोई कानून है, आपने लोकसभा में पेश कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पेश किया और पारित हो गया। उसके ऊपर भी तो जांच की जाएगी ना, भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी लोकसभा से राज्यसभा तक जाएगा, तो उसके लिए उसको प्रक्रिया तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर नाम बोल दिया कि सड़क सुरक्षा से रिलेटेड कानून है, उसकी बता दी ये जानकारी है, उसके ऊपर साइन हो गए और अगले सदन में भेज दिए, ऐसा नहीं होता। देखिए, लोकसभा में अगर कोई विधेयक है वो आता है, पहले किसी सांसद या मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो पेश करने के बाद में उसको 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, 3 वाचन प्रक्रिया, उसमें उससे संबंधित जितने भी कार्य आते हैं, जितने भी नियम आते हैं, जितनी भी जानकारी आती है, उन सभी पर इन तीनों वाचनों में क्या किया जाता है, जांच की जाती है, बहस होती है। ठीक है, उसके बाद में वो आगे जाता है, यानी लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। जब यहाँ वो पूरी जानकारी हो जाएगी, यानी जब कोई विधेयक है वो तीनों वाचनों से गुजर जाएगा, ठीक है, तो उन तीनों वाचनों के गुजरने के पश्चात वो इसमें होगा पारित। ठीक है, यहाँ पर पारित होने के बाद में कहा जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में जांच के दौरान उसको वहां भी 3 वाचनों के साथ गुजरना पड़ेगा, और ये 3 वाचन, ठीक है, होने के पश्चात यदि, और ये 3 वाचन तभी होंगे जब उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर वो 3 वाचनों से गुजर जाता है यहाँ पर भी, और उसकी जांच में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, यानी कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, तो उसको यहाँ भी पारित कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर जो विधेयक पारित हो गया 3 वाचनों के पश्चात, वो यहाँ पर भी पारित हो गया, और यहाँ पर पारित होने के बाद में कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास किस लिए जाता है, हस्ताक्षर बोलते हैं, फिर साइन बोल दो। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति का क्या काम है, राष्ट्रपति के पास ये एक शक्ति होती है कि यदि वो चाहे तो उस विधेयक को क्या कर सकता है, 14 दिन के लिए वापस भेज सकता है। हालांकि 14 दिन नहीं है उसमें, कि अगर उसको ऐसा लगे कि उसमें कुछ पुनर्विचार की जरूरत है उस विधेयक के अंदर, तो वो वापस लौटा सकता है। अब यहाँ पर आके अटक गया मामला, यहाँ से क्या हो गया, वापस आ गया। राष्ट्रपति ने बोला कि मैं तो हस्ताक्षर नहीं करूंगा, इसमें ये गड़बड़ लग रही है मेरे को, एक बार पुनर्विचार करो इसके ऊपर, तो यहाँ पर वापस आ गया। अब यहाँ पर वापस होने के बाद में चाहे उसमें सुधार करे चाहे ना करे, चाहे उसको ऐसे ही वापस पारित कर दे, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी चाहे ऐसे ही पारित कर दे। अब यहाँ से वापस जब राष्ट्रपति के पास जाता है, दूसरी बार जाता है, तो राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है कि उस पर हस्ताक्षर ना करे। राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, और राष्ट्रपति के पास होते हैं 14 दिन, कि 14 दिन के अंदर उस जो विधेयक उसको पारित कर दे, अन्यथा 14 दिन के बाद में वो विधेयक है वो स्वतः ही पारित हो जाएगा, यानी वो विधेयक है वो 14 दिन के बाद में स्वतः ही कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई विधेयक है वो क्या बनता है, कानून बनता है। इसी प्रकार से आपकी क्या चलती है, जो सरकार में कानून बनने की
प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अब ये हो गई व्यवस्थापिका की बात कि व्यवस्थापिका का काम क्या है, काम कैसे करती है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका इस प्रकार से काम करती है जिसमें लोकसभा, आपकी राज्यसभा, राष्ट्रपति है, वो काम क्या क्या करते हैं। लोकसभा में पहले विधेयक आता है, विधेयक आने के बाद में उस पर वाचन होते हैं 3, और तीनों वाचनों के होने के पश्चात विधेयक क्या होता है, पारित होता है। और विधेयक पारित होने के बाद में क्या होता है, वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में तीनों वाचन होते हैं, यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है तो वो वहां पर पारित होने के पश्चात जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, या तो वो उस पर साइन कर दे या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब पुनर्विचार के लिए भेज दे तो यहाँ पर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, दोनों अगर उसको बिना किसी पुनर्विचार के या फिर ऐसे ही वापस लौटा देती हैं तो राष्ट्रपति है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसको 14 दिन के अंदर अंदर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, साइन करने होते हैं। यदि वो उसके ऊपर साइन नहीं करता तो 14 दिन के बाद में वो जो विधेयक आपने भेजा है लोकसभा और राज्यसभा से, वो स्वतः ही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, अब ये हो गई व्यवस्थापिका यानी संसद की बात। फिर आती है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का काम क्या हो गया, कानूनों को लागू करना। ये किसका काम है, आपका कार्यपालिका का। अब कार्यपालिका में आपके आते कौन कौन है, एक तो सभी मंत्री, जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी आता है, और आपका प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद आती है। ठीक है, राष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत आता है, और महान्यायवादी आता है। ठीक है, यही आते हैं किसके अंतर्गत, आपके कार्यपालिका के अंतर्गत, जो मेन अपन बात करने वाले। तो देखिए कार्यपालिका है वो काम कैसे करती है, कानून लागू होने के पश्चात। लागू तो वही है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू होता है, उससे पहले लागू नहीं हो सकता। अब वो पेश किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री है, जो भी है उनके द्वारा पेश किया जाता है, मंत्रियों के द्वारा। अब देखिए कार्यपालिका काम कैसे करती है वो देखिए अपन, मेन काम क्या है कि कार्यपालिका काम कैसे करती है वो देखना अपने को। तो देखिए कार्यपालिका काम ऐसे करती है कि शुरुआत में जब संसद में सांसद चुन के जाते हैं, चुन ली, चुनाव के पश्चात सांसद गए, और सांसद के जाने के बाद में क्या होता है, वहां पर वोटिंग होती है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, या किसके अंदर किस पार्टी के निर्देशन में बहुमत आई है। अब जिस भी पार्टी के पास क्या होगा, बहुमत होगा। ठीक है, बहुमत का मतलब है कि जितने भी सांसद हैं, संसद के अंदर जितने भी सांसद हैं, यानी लोकसभा मान लीजिए सांसद, तो लोकसभा में जितने भी सांसद हैं उनके आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक, इतने उनको क्या चाहिए, वोट चाहिए या फिर बहुमत चाहिए। जैसे ये वर्तमान में क्या है, संख्या है लोकसभा की, तो लगभग 272 के आसपास आधे होते हैं, और 272 प्लस एक यानी 273 लोग, या किस एक पार्टी के पास 273 सांसद होने चाहिए उसको बहुमत प्राप्त करने के लिए।
इसी को अपन क्या बोलते थे, बहुमत, कि जिस पार्टी के पास में आधे से एक अधिक, तो इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक या फिर इतना, जिस भी पार्टी के पास बहुमत है उसकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी, या वो पार्टी क्या होगी, सत्ता में आएगी। ठीक है, जैसे वर्तमान में कौन है, बीजेपी बाल, ठीक है, वर्तमान में बीजेपी है, तो ये क्या है, सत्ता में है। अब सत्ता में क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, बहुमत। ठीक है, अब देखिए सांसद चुन के आ गए कहां पर, संसद में। अब संसद में सांसद चुन के आ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि आते हैं उनको मंत्री बना दिया जाए। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कौन मंत्री किससे बनेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो संसद में जो चुनकर आए हैं लोकसभा में, उनको क्या किया जाता है, पहले बैठा दिया। बैठाने के बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट है या फिर बहुमत है, उनको राष्ट्रपति, या उसके, उस पार्टी को राष्ट्रपति क्या कहता है कि आपका जो नेता है उसको खड़ा करो। तो वो पार्टी वाले उस नेता को खड़ा करते हैं और सभी की मंजूरी से क्या करते हैं, उसको प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। और ये काम किसका है, राष्ट्रपति का। काम कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुमत दल प्राप्त नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत दल प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। अब इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होता है, प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करता है। देखिए मैं बताता हूं, पहले कौन आया, सांसद आए। सांसद आने के बाद में क्या है, उनको संसद में बिठाया गया। राष्ट्रपति द्वारा क्या कर, राष्ट्रपति का क्या काम है कि जो भी बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसको प्रधानमंत्री बनाना। नेता को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाना, ये काम किसका है, आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो क्या करता है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। कौन, बहुमत दल का नेता। और बहुमत दल का नेता है, प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद का मतलब यहाँ पर होगा कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ही वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, जो आपका राष्ट्रपति है वो किसी को प्रधानमंत्री बना देगा बहुमत प्राप्त दल के नेता में से। ठीक है, फिर जो पार्टी आएगी, अब उसको प्रधानमंत्री की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि मंत्रियों को भी तो नियुक्त करना है, तो मंत्री परिषद बनाई जाएगी। फिर प्रधानमंत्री का क्या काम है उसके बाद में, कि वो राष्ट्रपति को मंत्रियों की सूची देगा कि भाई ये मंत्री हैं और उनको वो पद देना है। जैसे मान लीजिए किसी को गृह मंत्री बनाना है, किसी को वित्त मंत्री बनाना है, किसी को परिवहन मंत्री बनाना है, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, जो भी बनाना है वो मंत्री परिषद का निर्माण किसके द्वारा होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपनी एक लिस्ट देगा किसको, राष्ट्रपति को, और वो राष्ट्रपति उन उन पद के लिए उन उन मंत्रियों को या उन उन सांसदों को पद के लिए शपथ दिलाएगा। मैंने बोला कि प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री अपना पद धारण करता है। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को शपथ दिला रहा है और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी प्रधानमंत्री अगर प्रसाद पर्यंत किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि मंत्रिपरिषद जो मंत्री हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। अब बात देखिए क्या होती है, अगर मंत्रिपरिषद में से कोई निकल जाए उधर,
किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, या फिर प्रधानमंत्री है वो अपनी पार्टी का बहुमत खो दे। तो वो बहुमत है, जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में 545 है, जिसमें से 272 प्लस 1 ये आंकड़ा चलता है, यानी आधे से एक अधिक सांसद होने चाहिए उसके पास, जिसको प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया है इसने। ठीक है, 272 प्लस 1, यदि कोई भी प्रधानमंत्री है या फिर जो सत्ता में पार्टी है उसका जो लीडर है, अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सरकार गिर जाएगी। अब सरकार गिरने का मतलब है लोकसभा का भंग होना। लोकसभा भंग होना मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 200 भी हो गई ना, तो भी प्रधानमंत्री अपना पद खो बैठेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब यही है, अगर किसी भी पार्टी जो कि सत्ता में है उसके पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति उसको बोलेगा भाई त्याग पत्र लो, आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है। बहुमत सिद्ध करो पहले, तभी आप प्रधानमंत्री पद पर रहोगे। अब प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए उसको क्या करना है, बहुमत सिद्ध करना है। यदि वो बहुमत सिद्ध हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री रहेगा, और अगर उसके पास बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता तो वो राष्ट्रपति उसको पद से बर्खास्त कर सकता है। ये काम किसका है, राष्ट्रपति का है। और प्रधानमंत्री अगर गया तो मंत्रिपरिषद भी अपने आप बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, और मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई तो लोकसभा अपने आप भंग हो गई। यानी लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, यानी जो सत्ता पक्ष है उसको उसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसके पास बहुमत है, तब तक ही लोकसभा का काम चलता है। यदि प्रधानमंत्री और जिस पार्टी के पास बहुमत है अगर उसने बहुमत खोया तो पूरी की पूरी लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। ठीक है, और भंग होने के बाद में क्या होंगे, वापस चुनाव होंगे। ठीक है, वापस क्या होंगे, चुनाव होंगे लोकसभा के लिए। फिर वापस कोई पार्टी सत्ता में आएगी, उसके साथ वही प्रक्रियाएं होंगी जो पहले हुई थी, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इसी को बनाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद बनाएगा उसके लिए। तो वो काम किसका हो गया, राष्ट्रपति का। ठीक है, प्रधानमंत्री का काम क्या हो गया कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा, किससे, राष्ट्रपति से, कि भैया ये लिस्ट आपको दी गई है, इनको ये मंत्री बना दो। ठीक है, ये हो गई लोकसभा भंग कैसे हो गई वो भी मैंने बताया। अब लोकसभा है वो काम कैसे करती है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आती है बात किसकी, न्यायपालिका। न्यायपालिका देखिए क्या है, न्यायपालिका है उसमें भी आपके 3 भाग आते हैं। न्यायपालिका का मतलब है कि आपका न्याय करने का। ठीक है, न्यायपालिका में क्या है, 3 चीजें हैं। एक तो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, और तीसरा आपका जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय बोल सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। देखिए काम कैसे करता है, ये एक ट्रायंगल के शेप में काम करता है। सबसे ऊपर हो गया सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, फिर हो गया आपका उच्च न्यायालय, फिर आपका जिला न्यायालय। ठीक है, काम कैसे करता है, यदि जिला न्यायालय में कोई व्यक्ति है वो अपना केस लेकर गया
या फिर किसी भी मामले से संबंधित अपील करता है, तो जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश है उसके द्वारा उसके प्रति जो भी फैसला किया जाता है, यदि वो व्यक्ति उस फैसले से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा, उच्च न्यायालय के पास। उच्च न्यायालय में भी उसको क्या नहीं, ठीक से फैसला नहीं मिला या फिर उसको फैसला मिलने के पास वो संतुष्ट नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के बाद में जाने के लिए आगे क्या है कि भाई उसको सर्वोच्च न्यायालय से भी क्या नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं आया, कि सर्वोच्च न्यायालय में भी उसके साथ जो कानून की व्यवस्था को देखकर न्याय किया है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसके बाद में कहा जाए, इसके बाद में ये अपने घर जाओ, क्योंकि इससे ऊपर तो फिर क्या ही है। जब आपको जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, जाओ अपने घर। जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि न्यायपालिका का काम क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसको क्या दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है। उस मृत्युदंड को वो, अगर उस व्यक्ति की इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उसको मृत्युदंड दिया जाए, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, फिर इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगा। अब मान लीजिए उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाही होती है, सुनवाई होती है, उसके बाद में उच्च न्यायालय क्या कहता है कि ये व्यक्ति क्या है, मृत्युदंड का हकदार नहीं है, ठीक है, इसने कोई क्राइम नहीं किया, ये क्या हो गया, निर्दोष साबित हो गया। अब जाओ कर अपने, ठीक है। और परंतु इसको मृत्युदंड कर दिया जा रहा है अगर उसने कोई अपराध किया है, ऐसा अपराध किया जिसकी सजा मृत्यु ही है। अब मान लीजिए ये क्या है, व्यक्ति निर्दोष है, पर इसको यहाँ पर मृत्युदंड दे दिया गया और फिर यहाँ पर क्या हो गया, निर्दोष साबित हो गया। और मान लीजिए जिस भी व्यक्ति ने इसके खिलाफ केस किया था उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ये निर्दोष कैसे हो गया। उसने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। उच्च न्यायालय की सुनवाई के पश्चात यहाँ पर इसको जो न्याय मिलेगा, चाहे उसको निर्दोष साबित किया गया हो या फिर मृत्युदंड, मान लीजिए यहाँ पर उसको क्या दे दिया गया, मृत्यु दंड। जिला न्यायालय में क्या हुआ था, उसको सजा क्या मिली थी, मृत्युदंड मिला था, ठीक है, फांसी की सजा हुई थी। यहाँ पर वो निर्दोष साबित हो गया और यहाँ पर क्या वापस मृत्युदंड, यानी उसको फांसी की सजा हो गई। अब ये सोच रहा है कि अपन करें क्या, अपन तो निर्दोष, अपने ने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी अपने को क्या मिल रहा है, मृत्युदंड। मायूस हो गया, इसको पता ही नहीं आगे करना क्या है। तो इसके बाद में इसको कहीं से खबर मिली या इसको पता चला कि भाई अगर तेरे को, तू निर्दोष है और अगर तुझे इस सजा से छुटकारा पाना है तो तेरे पास एक ही रास्ता है, तू जा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति इसमें कहां से आ गया न्यायपालिका में, तो देखिए मैं बताता हूं। राष्ट्रपति है, उसके पास क्या अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को, मान लो यहां पर मृत्युदंड बोल दूं मैं, ठीक है, को खारिज कर सकता है। खारिज करना मतलब कि उसको क्षमा दे सकता है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। यदि उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया, अगर वो व्यक्ति निर्दोष है, अगर उसकी फाइल राष्ट्रपति के पास जाती है
तो राष्ट्रपति जितने भी गवाह है, सबूत है, उनके आधार पर क्या करता है, उस व्यक्ति को क्या करता है, अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है राष्ट्रपति के सामने भी, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा, मृत्युदंड न देकर उसको बाइज्जत बरी कर देगा। यानी राष्ट्रपति एक साइन कर देगा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यहाँ पर मान्य नहीं। फिर राष्ट्रपति अंतिम कड़ी होती है किसकी, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय के पश्चात। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई दंड दे दिया किसी को, या फिर वहां पर कोई निर्दोष साबित हो गया, तो उसके बाद में बस्ता लास्ट में राष्ट्रपति है, उसके ऊपर फिर कुछ नहीं है। और राष्ट्रपति ये काम किसके सहायता से करता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है और सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर उस व्यक्ति को क्या करता है आगे, कि उसको मृत्युदंड से बाइज्जत बरी करना है, या फिर उसके मृत्यु या उसकी सजा कम करनी है। ये काम किसका, आपका राष्ट्रपति का है। ठीक है, न्यायपालिका में पहले आता है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। यानी शुरुआत यहाँ से, मान लो किसी कानून किसी व्यक्ति ने अपील यहाँ पर की, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय से फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया। और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जाए, सर्वोच्च न्यायालय में। पर सर्वोच्च न्यायालय में तभी जाएगा जब वो सर्वोच्च न्यायालय में उसको जानना है, क्योंकि यहाँ पर वो उसको सही तरीके से क्या नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर एक बार फैसला दे दिया तो या तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी या फिर वो निर्दोष माना जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, फिर यहाँ पर भी गलत निर्णय हो गया, तो फिर लास्ट कड़ी बचती है आपकी राष्ट्रपति। तो आज हमने ये देखा है कि न्यायपालिका है वो कैसे काम करती है, आपकी संसद यानी व्यवस्थापिका कैसे काम करती है, और जो आपके कार्यपालिका है वो कैसे काम करती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों काम अलग अलग है। ये क्या करती है, कानून बनाती है, ये इसका कार्य हो गया। ये कानून को लागू करती है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, कानून को जांच होती है यहाँ पर, समीक्षा या फिर जांच। ये काम कैसे करती है मैंने आपको बताया। तो इस पूरी वीडियो में आपको जो जो मैंने बताया है, ये पूरी प्रक्रिया उसी के आधार पर काम करती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।